हाँ तो प्यारे साथियों एवं दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जहां भी होंगे वहां अपने मैट्रिक मिशन की तैयारी में क्या होंगे? मस्त होंगे, क्योंकि अब आपका एग्जाम का समय दूर नहीं है। तो अपनी पढ़ाई को तन मन धन के साथ आगाज कीजिए, क्योंकि आपका यह प्रयास ही आपके परिणाम में चार चांद लगाने का काम करेगा। जैसा कि आपको हम बता दें, आज जो आपका क्लास है धातु और अधातु का, यह तीसरा क्लास है। इससे पहले का जो दो क्लास था, एक कॉन्सेप्ट और एक एमसीक्यू का, वो क्लास ऑलरेडी आपके प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जहां से आप देख के उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आप तमाम एमसीक्यू को क्लियर कर सकते हैं। और आज का जो हमारा क्लास है, तीसरा क्लास, यह धातु और अधातु के जो रेस्ट कॉन्सेप्ट बचा हुआ था उसका क्लास है, जो हम लोग देखने का काम करेंगे। ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उन तमाम वीडियो को देखे होइएगा और अपने नॉलेज को बढ़ाए होइएगा, और उसी के आधार पे आपका जो मैट्रिक एग्जाम होगा, जिस तरह का क्वेश्चन उस आपके एग्जाम में आएगा, सेम टू सेम उसी मॉडल पे आपका एमसीक्यू बहुत सारा है, और वहां से आप लोग बनाने का भी काम किए होइएगा। ठीक, वैसे मित्र जो भी बनाए हैं, जितना नंबर आया है उनका 50 क्वेश्चन था, उसमें जितना आपका मार्क्स आया है उस मार्क्स को कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। और फिर उसके बाद जो है हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास की ओर। उससे पहले जहां कहीं भी आपका क्या हो, आस्था हो, दया हो, दृष्टि हो, एक बार अपने ईश्वर को याद कर लीजिए। हे ईश्वर, आप जहां भी हो, जैसे भी हो, आप अपनी कृपा हम पे बनाए रखें, ताकि मैट्रिक मिशन में जो हम प्रयास कर रहे हैं दिन रात, वो प्रयास मेरा एक अच्छे परिणाम में तब्दील होकर मेरे सामने आए। उसके बाद जो है आपका सेशन का क्या हो जाएगा? शुरुआत हो जाएगा। चलिए तो चलते हैं हम लोग अपने सेशन की ओर, और ये रहा हमारा आज का पहला टॉपिक। समय को न गंवाते हुए हम लोग सीधे आते हैं अपने टॉपिक की ओर। पहला टॉपिक है और उसका क्या है? उभय धर्मी ऑक्साइड। क्या नाम है? उभय धर्मी ऑक्साइड। याद कीजिए, उभय उभय मतलब क्या होता है? आप पढ़े होइएगा पिछले क्लासों में, कोई जीव जो होते हैं उभयचर होते हैं या उभयलिंगी होते हैं। उभय मतलब क्या? जो दोनों में अवेलेबल हो, जो दोनों में क्या हो? प्रेजेंट हो। तो कह रहा है उभय धर्मी ऑक्साइड क्या है, या एम्प्रोफोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? एम्प्रोफोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? तो देखिए, वे ऑक्साइड जो अम्लीय, क्या हो? जो अम्लीय, वो ऐसा ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय, अम्लीय और क्षारीय। अब शायद ही आप में से कोई भी ऐसे मित्र नहीं होंगे जो इन दो शब्द को नहीं जानते होंगे, दो शब्द को नहीं पहचानते होंगे। ऐसा नहीं है कि इन दो शब्द से आपका कोई रिश्ता नहीं बना है। हम पहले ही बताए थे कि साइंस की भाषा को अपने रिश्ता और अपने दैनिक जीवन से जोड़ के सीखिए, फिर आपको साइंस का सब्जेक्ट जो है कभी बोझिल नहीं लगेगा, कभी उबाऊ नहीं लगेगा, कभी आपका उससे मन भटकेगा नहीं। हमेशा आप में आपका जो है एक रुचि जो है उसके साइंस के साथ बना रहेगा। तो जैसा कि क्या है, वे ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय हो, न जाने हम लोग कितना बार जिक्र किए हैं अम्लीय और क्षारीय का। क्या अम्लीय होता है, क्या क्षारीय होता है, क्या इसका रासायनिक गुण है, क्या इसका भौतिक गुण है, इन तमाम चीज के बारे में, उन तमाम चीज को, विज्ञान को एक दैनिक लहजे में जोड़ के पढ़ाने का काम हम लोगों ने किया है, और वहां से अपने ज्ञान के नॉलेज को भी बढ़ाने का काम किया है। वो तमाम चीज आप जाके पिछले क्लास में देख सकते हैं। जैसा कि कह रहा है वे ऑक्साइड, और ऑक्साइड जो अम्लीय भी हो और क्षारीय भी हो। क्या हो? अम्लीय भी हो और क्षारीय हो, यानी कि दोनों गुण को प्रदर्शित करता हो। किस गुण को प्रदर्शित करता हो? अम्लीय गुण को भी प्रदर्शित करता हो और क्षारीय गुण को भी प्रदर्शित करता हो। उनसे ही हम क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। क्लियर? मतलब जो अम्ल के गुण को भी रिप्रेजेंट करे और क्षार के गुण को भी प्रदर्शित करे या दिखाए, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ये मात्र दो है, तो याद रखिएगा। कौन है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कौन है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3। क्या होता है? Al2O3।
3। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है। और जिंक ऑक्साइड इसका होता है ZnO। जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? ZnO। याद रखिएगा, कल की क्लास में पूछा था क्वेश्चन कि एल्यूमिनियम कौन से अयस्क से प्राप्त किया जाता है। तो एल्यूमिनियम कौन से अयस्क से प्राप्त किया जाता है? तो बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। कौन अयस्क से प्राप्त किया जाता है? बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। क्लियर? पूछेगा आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 1 नंबर में कि एल्यूमिनियम किस अयस्क से प्राप्त किया जाता है, तो आप लोग क्या बोलिएगा? बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। ये प्रश्न आपके एमसीक्यू में आया था। क्लियर? तो उभयधर्मी ऑक्साइड जो अम्ल के गुण को भी दिखाए और क्षार के गुण को भी दिखाए, उसे हम क्या बोलेंगे? उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, जब भी रसायन शास्त्र में किसी भी परिभाषा को आप लिखते हैं तो उसके साथ उदाहरण देना अति महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण देना क्या होता है? अति महत्वपूर्ण होता है। तो उदाहरण देना एग्जाम में नहीं भूलिएगा, उसको अपने दिमाग में, मस्तिष्क में, अपने जहन में रखने का काम कीजिएगा। क्लियर? चलिए, तो क्या होगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो है क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड है। ये दोनों ऐसे ऑक्साइड है जो अम्ल के गुण को भी दिखाता है और क्षारीय के गुण को भी दिखाता है। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। और इंग्लिश में एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्लियर? अब है अधातुओं के रासायनिक गुण। अधातुओं के रासायनिक गुण, धातु के रासायनिक गुण हम लोगों ने पढ़ने का काम किया था। और यहाँ पे क्या है? अधातु के रासायनिक गुण। तो आपको हम कल ही बताए थे, क्या धातु जो है हमेशा देने का काम करता है, इसलिए धातु को धनायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धनायन बोलते हैं या कैटायन भी बोलते हैं। धातु को धनायन भी बोलते हैं या कैटायन भी बोलते हैं। और धातु जो है हमेशा लेने का काम करता है, इसलिए इसको ऋणायन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋणायन भी कहते हैं। तो कह रहा है पहला पॉइंट क्या है कि अधातु के परमाणु जो है ऋणायन होते हैं। कैसे होते हैं? क्यों ऋणायन होते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लेता है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लेता है। और धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? अधातु ऑक्साइड बनाता है। जबकि धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? धातु ऑक्साइड बनाता है। ये चीज हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। यहाँ पे अधातु है इसलिए अधातु के बारे में पढ़ रहे हैं। उदाहरण देखिए, क्या है? कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। ऑक्सीजन भी क्या है? अधातु है। जब दोनों मिल गया तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बना। क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो यह क्या है? अधातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो क्या बनती है? अधातु का ऑक्साइड बनती है। अब इस कार्बन और ऑक्सीजन क्या है? अभिकारक है। और जैसे एरो के चिन्ह के उस तरफ जो बना वो क्या है? उत्पाद है, प्रतिफल है, ये प्रोडक्ट है। तीसरा गुण देखिए, कह रहा है अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। जबकि धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। क्लियर? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, जब जल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बना लेगा? कार्बोनिक अम्ल बना लेगा। क्या बना लेगा? कार्बोनिक अम्ल बना लेगा। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? कार्बोनिक अम्ल बनाएगा। क्या बनाएगा? कार्बोनिक अम्ल बनाएगा। तो ये क्या हो गया? अम्लीय है। इसलिए पूछता है आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कि अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। क्लियर? ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। जो अधातु होता है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है। क्लियर है? ये तनु अम्ल से भी अभिक्रिया नहीं करते हैं। तनु अम्ल कहने का मतलब हुआ जिसमें अम्ल की परसेंटेज ज्यादा हो। ठीक है? क्लियर? अधातु हाइड्रोजन के साथ संयोजन कर मतलब मिलकर सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। सहसंयोजक मतलब वैसा काम जो साझा वाला हो। कैसा काम हो? साझा वाला काम हो, शेयर वाला काम हो, पार्टनरशिप वाला काम हो, उसी को हम लोग बोलते हैं साझा या सहसंयोजक। आधा तेरा और आधा मेरा। आधा तेरा और आधा मेरा मतलब सहयोग से जो कार्य होगा, जो काम होगा, उसे हम क्या बोलते हैं? साझेदारी का काम बोलते हैं या पार्टनरशिप बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे सहसंयोजक यौगिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सहसंयोजक यौगिक। एग्जाम्पल देख सकते हैं, नाइट्रोजन है,
और जब हाइड्रोजन से मिला तो क्या बनाया, अमोनिया बनाया। क्या बनाया, अमोनिया बनाया। तो इसके बीच जो बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड कौन सा होगा, सहसंयोजक बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा, सहसंयोजक बॉन्ड होगा। क्लियर, कौन सा बॉन्ड होगा, सहसंयोजक बॉन्ड होगा। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है। याद कीजिए अपने पिछले क्लास को जहां हम बताए थे, परमाणु जो है, परमाणु में क्या क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं रहते हैं। परमाणु, यही बात हम बताए थे कि परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं रहते हैं। परमाणु में पाया जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, नो मास होता है। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था, जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। ये सारी बातें हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, जहां से आपका 1 नंबर आने की संभावना है। तो इन तमाम बातों को अपने दिमाग में रखने का क्या कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। क्लियर। तो जहां पे हम लोग पढ़े थे, परमाणु जो है स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। जब परमाणु मिलता है तो क्या बनता है, अणु बनता है। क्या बनता है, और अणु स्वतंत्र रूप से रह पाता है। अणु स्वतंत्र रूप से रह पाता है। क्लियर। और किसी भी परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और उसके बाह्य कक्षा में यानी कि ऑर्बिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। हम कल बताए थे कि जो करंट होता है वो क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक स्विच को प्रेस किए, बटन दबाए, वैसे ही आपका ट्यूबलाइट या फैन जल उठा या चल उठा। इसका मतलब क्या है, वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। करंट जो है क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। करंट जो होता है वो क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अष्टक का नियम। उम्मीद करते हैं जितना भी बात अभी आपके साथ शेयर किए हैं वो तमाम बात को आप समझे होइएगा। अगर किसी भी बात को नहीं समझे होइएगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा कमेंट अवश्य कीजिएगा, जहां से आपके परेशानी के बारे में हमें हमारे टीच एक्स्ट्रा एकेडमी टीम को पता चल पाए। और यकीन मानिए, टीच एक्स्ट्रा एकेडमी टीम जितना मेहनत आप नहीं करते हैं उससे कई गुना ज्यादा मेहनत हमारा टीच एक्स्ट्रा टीम करता है। आप क्यों, तो आपके लिए, आप गरीब मित्र, आप कमजोर मित्रों के लिए, वैसे मित्र जो अभी तक भी अपने स्टडी को शुरू नहीं किए हैं, एग्जाम बहुत करीब आ गया फिर भी हम अपने स्टडी को शुरू नहीं किए हैं, वैसे मित्र के लिए दिन रात आपका टीच एक्स्ट्रा एकेडमी टीम लगा हुआ है। तो अब बस आप क्या कीजिए, समय का दान दीजिए और यही समय का दान आपके मैट्रिक मिशन में डालेगा जान। क्लियर। तो समय का दान जरूर दीजिए। किसको, टीच एक्स्ट्रा एकेडमी टीम को, ना कि इधर उधर। क्लियर। तो चलिए चलते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अष्टक नियम। क्या है, अष्टक नियम। बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। अष्टक नियम जिसको ऑक्टेट रूल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल कहते हैं। हर कोई जीवन में सेटलमेंट होना चाहता है। हर कोई जीवन में क्या होना चाहता है, सेटलमेंट होना चाहता है। हम भी, चाहे आप हो चाहे हम हो, हर कोई चाहता है कि जल्द से जल्द क्या हो, हम सेटलमेंट की ओर जाएं। सेटलमेंट कहने का मतलब हर चीज क्या हो, अस्थाई हो, टेम्पोररी नहीं हो। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। हर तत्व का परमाणु इस प्रकार क्रिया करता है, यानी कि क्रिया या अभिक्रिया करता है। सपोज दैट आप भी अपने दिनचर्या में दिन भर बिजी रहते हैं, भाग दौड़ करते हैं। क्यों, कुछ चंद पैसों के लिए, ताकि उस पैसा से आपका जो आधारिक जरूरत है वो क्या हो सके, पूरा हो सके और चैन की नींद आप सो सके। क्लियर। तो कुछ ना कुछ आपका बेसिक नीड होता है। जो बेसिक नीड किससे फुलफिल होगा, पैसा से फुलफिल होगा। कहावत है, मनी इज मेनी थिंग बट नॉट एवरीथिंग। इट इज क्लियर, यह सही लाइन है। लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं आपको प्रयास करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। क्लियर। तो हर तत्व का परमाणु इस प्रकार क्रिया करता है कि उसके बाह्यतम कक्षा में, किस कक्षा में, बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, जिससे वह स्थिर हो जाता है। जिससे वह क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। जैसे आम बोलचाल की भाषा में समझे तो हम लोग भी क्या सोचते हैं, पढ़ लिख ले, नौकरी हो जाए, उसके बाद शादी ब्याह हो जाए तो जीवन क्या हो जाता है, सेटलमेंट हो जाता है। ठीक वैसे ही जितना भी परमाणु है
सब चाहता है कि वह अपना ऑक्टेट पूरा कर ले, क्योंकि जैसे ही वह अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा वह स्थिर हो जाएगा, भाग दौड़ नहीं करेगा, उछल कूद नहीं करेगा, जहां रहेगा वहीं पे रहेगा। क्यों? सपोज दैट अगर आप खाना खा लेते हैं तो क्या दोबारा खाने का मन करता है? नहीं, क्योंकि आप क्या हो जाते हैं? पूर्ण हो जाते हैं, संपूर्ण हो जाते हैं, निश्चैंत हो जाते हैं। उस चीज से आपको छुटकारा मिल जाता है कि ना अब हम खा लिए, अब ज्यादा टेंशन नहीं, आप चुपचाप क्या करेंगे? आराम करेंगे। वैसे ही हमारे यहाँ पे तत्व के साथ भी होता है। वो चाहते हैं कि वो अपने 22वीं कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को लेकर आ जाए। जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन लेकर के आ जाएंगे तो न उछलेगा, न कूदेगा, न दौड़ेगा, न बैठेगा। वो क्या हो जाएगा? जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन उसके पास आ जाएगा तो वो आराम से वो बैठ जाएगा, वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। जब उसके पास, आपके पास अगर पैसा है तो क्या आप पैसा कमाने के लिए अपने घर से दूर जाइएगा? नहीं जाइएगा ना। ठीक उसी प्रकार जब किसी के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, उसके पास जितना जरूरत उतना जरूरत पूरा हो गया, तो काहे उछलेगा, काहे कूदेगा, काहे किसी अभिक्रिया में भाग लेगा? जब तक आप असंतुष्ट है तभी तक ना आप इधर उधर कीजिएगा। जब आप संतुष्ट हो जाइएगा तो क्या आप इधर उछल कूद वगैरह वगैरह कुछ कीजिएगा? नहीं ना कीजिएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। जब किसी परमाणु के 22वीं कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो वो अपने आप में संपूर्ण हो जाता है, उसे किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है, तो वह कूद फान उछलना जो है बंद कर देता है। कहने का मतलब ये हुआ कि वह किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो पूर्ण हो चुका है, वो संतुष्ट हो चुका है। उसे ही हम क्या कहते हैं? अष्टक का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? अष्टक का नियम कहते हैं। वह अगर किसी तत्व के 22वीं कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो वो स्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। उसे कूदने, उछलने, भागने, दौड़ने अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने की जरूरत उसे नहीं पड़ती है। क्लियर? यही है हमारा ऑक्टेट रूल, अष्टक का नियम। उम्मीद करते हैं कि इस चीज को आप लोग समझे होइएगा। नहीं समझे होइएगा तो आप अपना प्यारा सा कमेंट जो है कमेंट सेक्शन में अवश्य कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप अपना प्रॉब्लम बताइएगा नहीं तब तक हम आपसे जुड़ेंगे कैसे, और जब तक आपसे हम जुड़ेंगे नहीं आपके समस्या को समाधान करेंगे कैसे। क्लियर? चलिए, तो अब हम लोग अष्टक के नियम को समझ गए कि जैसे ही किसी भी परमाणु के 22वीं कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो वो संपूर्ण माना जाएगा, वो संतुष्ट हो जाएगा, वो स्थिर हो जाएगा, उसे भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, वो जहां रहेगा वहीं आराम से बैठा रहेगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी हर जरूरत पूरा हो चुका है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? साइंस की भाषा में अष्टक नियम कहते हैं, ऑक्टेट रूल कहते हैं। अष्टक नियम कहते हैं और ऑक्टेट रूल कहते हैं। क्लियर? अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक, क्या है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। यहां पे एग्जांपल के लिए समझिए, अगर हम बताते हैं सोडियम, क्या है? सोडियम। सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11। परमाणु संख्या क्या होता है? 11। इसका अगर, तो इसका मतलब क्या हुआ? इस सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? 11 इलेक्ट्रॉन होगा, 11 प्रोटॉन होगा। 11 क्या होगा? प्रोटॉन भी होगा। मतलब परमाणु संख्या के बराबर ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन की संख्या अप डाउन होते रहता है। तो चलिए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या होगा? 2 8 1। मतलब क्या है? इसका 22वीं कक्षा क्या है? 1 है। क्या है? 22वीं कक्षा क्या है? 1 है। अब बताइए, यह इसके 22वीं कक्षा में क्या होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो अगर ये धातु है, सोडियम क्या है? धातु है। क्यों धातु है? क्योंकि इसमें क्या आता है? यम आता है। क्या आता है? यम आता है। तो क्या हो गया? धातु हो गया। तो इसके लिए किसी से 7 इलेक्ट्रॉन लेना ज्यादा आसान होगा कि एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देना ज्यादा आसान होगा? बताइए। इसके 22वीं कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? इसके 22वीं कक्षा तो यही हुआ। क्या हुआ? ये 22वीं कक्षा हुआ, ये लास्ट ऑर्बिट हुआ। क्या हुआ? लास्ट ऑर्बिट या 22वीं कक्षा। 22वीं कक्षा। तो अब बताइए प्यारे साथियों, इसके 22वीं कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। क्या है? 2 8
10, 1 11, 11 परमाणु संख्या, 11 इलेक्ट्रॉन। इसके 22वीं कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। तो इस धातु है, तो पहली बात कि धातु है तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण तो कर नहीं सकता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर नहीं सकता है। क्या देगा? इलेक्ट्रॉन का दान देगा। इलेक्ट्रॉन का क्या देगा? दान देगा। जैसे ही यह इलेक्ट्रॉन दान दे देगा तो क्या हो जाएगा? 2 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 8 हो जाएगा। तो अब देखिए इसके लास्ट ऑर्बिट में क्या 8 आया कि नहीं आया? तो ये क्या हो गया? ये ऑक्टेट पूर्ण कर लिया, ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। क्या पूरा कर लिया? ऑक्टेट पूरा कर लिया। तो अब बताइए, जब ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया तो क्या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यह भाग लेगा? यह दौड़ेगा, उछलेगा, कूदेगा? नहीं कूदेगा। क्या है? क्योंकि इसका ऑक्टेट क्या हो गया? पूरा हो गया। इसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन संपूर्ण है। अब यह किसी अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। क्लियर? तो क्या बन जाएगा? ये नियॉन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नियॉन बन जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या हो जाएगा? कितना इलेक्ट्रॉन दिया? तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें क्या प्लस आ जाएगा? एगो प्लस आ जाएगा। अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो हम समझ जाएंगे Na+ लिखा हुआ है तो हम समझेंगे क्या? इसका मतलब ये सोडियम है, 1 इलेक्ट्रॉन अपना खो चुका है, 1 इलेक्ट्रॉन अपना खो चुका है। अगर ये मैग्नीशियम है, अगर इसके ऊपर 2+ है, 2+ है, इसका मतलब क्या हुआ? यह कितना इलेक्ट्रॉन खोया है? 2 इलेक्ट्रॉन खोया है। 2 प्लस है तो कितना इलेक्ट्रॉन खोएगा? 2 इलेक्ट्रॉन खोएगा। अगर किसी पर एल्यूमिनियम है और प्लस 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 3+ है, इसका मतलब क्या हुआ? यह कितना इलेक्ट्रॉन खोया है? 3 इलेक्ट्रॉन खोया है। कितना इलेक्ट्रॉन खोया है? 3 इलेक्ट्रॉन खोया है। जितना प्लस चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन वह खोएगा। यह सब खोया किस लिए है? तो अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। एग्जाम्पल देखिए यहाँ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या क्या होता है? 12 होता है। क्या होता है? 12 होता है। तो जब इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तो क्या होगा? 2 8 2। क्लियर? तो ये जब 2 इलेक्ट्रॉन अपना खो देगा तो क्या हो जाएगा? इस पे 2 इलेक्ट्रॉन खो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये 2 8 हो जाएगा। हो जाएगा ना 2 8। तो फिर इसके लास्ट ऑर्बिट में क्या आ गया? ऑक्टेट आ गया। ऑक्टेट पूरा कर लिया, 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। इसका मतलब ये अब अष्टक के नियम को पालन कर लिया, अष्टक के नियम को पालन कर लिया। तो कितना इलेक्ट्रॉन खोया है? 2 इलेक्ट्रॉन खोया है। तो इसमें कितना आवेश आएगा? 2 आवेश आएगा। तो देखिए 2 आवेश आया कि नहीं आया है? 2 चार्ज आया है कि नहीं आया है? और कैटायन है, अपना इलेक्ट्रॉन कटा दिया है, फेंक दिया है, भेज दिया है, भजा दिया है। तो कितना? 2 इलेक्ट्रॉन खोया तो 2 प्लस। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन खोया था तो 1 प्लस। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन खोएगा तो 3 प्लस। क्लियर? यही हमारा क्या है? ऑक्टेट रूल है। अब है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। जब किसी परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन को बिंदुओं के रूप में उसके रासायनिक संकेत के चारों ओर दर्शाया जाता है तो उसे इलेक्ट्रॉन को बिंदु संरचना कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु संरचना कहते हैं। गौर से देखिए, आपको दिखाते हैं कैसे बिंदु संरचना होता है। सपोज दैट क्या है? NaCl। क्लियर? अब सोडियम, सोडियम का अभी हम लोग क्या देखे हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखे हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या देखे? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2 8 1। मतलब क्या? 22वीं कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है। 22वीं कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? अब क्या है? क्लोरीन है। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 7। अब इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? क्योंकि इसका 17 होता है। क्लियर? परमाणु संख्या कितना होता है? 17 होता है। तो अब बताइए इसको लास्ट ऑर्बिट पे कितना है? 7 है। मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो यह अपना ऑक्टेट क्या कर लेगा? पूरा कर लेगा। यह अपना ऑक्टेट क्या कर लेगा? पूरा कर लेगा। तो क्लोरीन, ये रहा क्लोरीन। देखिए कितना है? 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? 7 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अब देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 2 6 1 7। इसके लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है?
7 इलेक्ट्रॉन बचा है। मतलब ये कि अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति हो जाएगी, मिल जाएगा, तो यह इसका जो अष्टक का नियम है वो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा। अब सोडियम है, सोडियम का क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281। मतलब क्या, लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। यह अपना आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, त्याग देगा। और जैसे यह 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो यहाँ पे क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की क्या है, जरूरत है। तो जैसे ही सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो क्लोरीन का कितना पुट जाएगा, 8 पुट जाएगा। गौर से देखिए इस फिगर को। अब बताइए क्या क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं हुआ। तो क्लोरीन के पास आप देखिए 2 2 4 2 6 2 8, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। दैट मीन्स क्लोरीन जो है अष्टक के नियम को पालन किया, अष्टक के नियम को क्या किया, फॉलो किया। अब यह अष्टक के नियम को फॉलो किया, इसलिए अब यह क्या हो गया, संतुष्ट हो गया, संपूर्ण हो गया। अब इसको किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने की जरूरत नहीं है। वही दूसरी ओर सोडियम क्या 1 इलेक्ट्रॉन त्याग के यह भी अपने ऑक्टेट को पूरा किया, क्योंकि इसके भी लास्ट ऑर्बिट क्या बच गया, 8 बच गया। अब जैसे ही क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो यह भी क्या हो गया, 288 हो गया। क्या हो गया, 288 हो गया। टू एट हो गया। और ये सोडियम जो है क्या हो गया, 28 हो गया। मतलब क्या, यह अपने अष्टक सिद्धांत के नियम को क्या किया, पालन कर लिया। तो ये जो हम लोग डॉट के थ्रू इलेक्ट्रॉन को पढ़े हैं, यही हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, जिसमें क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, इसलिए क्लोरीन पे क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज हो जाएगा। क्लोरीन पे क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज। क्या होगा, माइनस, एगो माइनस होगा। क्यों, क्योंकि यह 1 इलेक्ट्रॉन लिया है। वही सोडियम पर कितना प्लस होगा, 1 प्लस होगा। क्यों, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन अपना क्या किया है, रिलीज किया है, यानी कि दिया है, छोड़ा है। क्लियर। जितना इलेक्ट्रॉन वह रिलीज करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन देगा, उतना उस पर आवेश आएगा। और आपको हम इस बात से बता चुके हैं कि धातु जो है वह इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो मेटल ऑलवेज पॉजिटिव, बट नॉन मेटल इज ऑलवेज निगेटिव। व्हाई, क्योंकि नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को लेता है, वो ऋणी हुआ, मेटल इलेक्ट्रॉन देता है, वो दानी हुआ। दानी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर। ये आपका क्या था, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर था। क्लियर। चलिए अब है संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, फिर क्या आया, किसी परमाणु के। अब परमाणु आपको पता है, परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, नो मास। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था, न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था, जेम्स चैडविक ने किया था। ये तमाम वन लाइनर बात हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। क्लियर। तो कह रहा है किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में, एक बात और याद रखिएगा, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। ठीक, कह रहा है किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन के अतिरिक्त जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन, अगर हम एक परमाणु लेते हैं, एज फॉर एग्जांपल हम लेते हैं सोडियम को। किसको, सोडियम को। क्लियर। सोडियम क्या है, मेटल है। इसका परमाणु संख्या क्या होता है, 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी बताया है, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना प्रोटॉन होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तो क्या होगा, 2 8 1। ये इसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अगर गौर से देखिएगा इसमें कितना ऑर्बिट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो थर्ड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। हर एक ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है वो 2n² के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, 2n² के थ्रू होता है। जहां n जो है क्या है, ऑर्बिट नंबर है। n जो है कक्षा की संख्या है, कक्षा की संख्या है। क्लियर। n जो है कक्षा की संख्या है। अब देखिए क्या है, मान लीजिए दूसरा कक्षा है, दूसरा कक्षा तो क्या होगा
2 इंटू दूसरा कक्षा तो 2 का स्क्वायर, तो क्या होगा 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो क्या होगा 4 दूना 8, क्या होगा 4 दूना 8। तो 2n स्क्वायर के अनुसार इलेक्ट्रॉन का क्या होता है अरेंजमेंट होता है। कक्षा तीसरा होगा तो तीसरा में कितना होगा तो 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 दूना 18, तीसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग क्या होता है इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है ऑर्बिट में। इस चीज को याद रखिएगा, आपसे आपका यहाँ पे एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसे होता है, कक्षा में इलेक्ट्रॉन का व्यवस्थित कैसे होता है, तो कैसे होगा 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग होगा। और आपका यहाँ पे जो 2n स्क्वायर है उसमें n क्या है तो ऑर्बिट की संख्या है, n क्या है ऑर्बिट की संख्या है, ऑर्बिट की संख्या है, ऑर्बिट की संख्या है। क्लियर। अगर पहला कक्षा होगा क्या होगा पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होगा वो देखिए, पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा क्या होगा 2, पहला कक्षा है तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 2, तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन था। एग्जांपल देख लीजिए क्या है सोडियम का 281 है। दूसरा कक्षा में इसमें दूसरा कक्षा में क्या होगा 2n स्क्वायर, तो n के जगह पर क्या आएगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि कक्षा क्या है दूसरा है तो क्या हो जाएगा इसमें 8 हो जाएगा। उसी प्रकार तीसरा में क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर, तो क्या होगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर क्या होगा 18। चौथा में क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर 2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 16 दूना 32। मतलब क्या फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन और फोर्थ ऑर्बिट में 32 इलेक्ट्रॉन। इसी 4 ऑर्बिट में आपका टोटल 118 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। आपका इसी 4 कक्षा में यानी कि 32 तक जाते जाते आपका टोटल 118 जो तत्व है उन तमाम तत्व का क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इसी के अनुसार इलेक्ट्रॉन का क्या होता है अरेंजमेंट होता है। क्लियर। अब देखिए क्या है संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो कह रहा है किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में, किस कक्षा में बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को, अब बताइए इसका जो बाह्यतम कक्षा है ये क्या है ये रहा। अब इस बाह्यतम कक्षा में कै गो इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाह्यतम कक्षा में कै गो इलेक्ट्रॉन तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो यही 1 इलेक्ट्रॉन से क्या होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। क्या कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्लियर। कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है वही क्या होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। अगर क्लोरीन का देखें, किसको देखें क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17, तो क्या होगा 287। अब देखिए तो 287 होगा तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जैसी लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसका ऑर्बिट क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है और ये ऑक्टेट पूरा कर लेता है। क्लियर। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलेंगे जो वैसा इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम कक्षा में मौजूद होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन बच गया, बच कौन गया ये आपका 2 और 8 बच गया, 2 और 8 बच गया, तो ये 2 और 8 क्या होगा कोर इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा कोर इलेक्ट्रॉन होगा। तो आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा कि बताइए संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं या संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। तो किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और संयोजी इलेक्ट्रॉन के अलावे जो इलेक्ट्रॉन बच जाता है उसे क्या कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्लियर। याद रखिएगा तो यहाँ पे 1 जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन हुआ और 2 और 8 जो है वो क्या हो गया आपका कोर इलेक्ट्रॉन हुआ। क्या हुआ कोर इलेक्ट्रॉन हुआ। क्लियर। ये कोर इलेक्ट्रॉन कौन है ये समझ में आया।
अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग अपना प्यारा सा कमेंट सेक्शन में अवश्य कीजिएगा। क्लियर। अब है रासायनिक बंधन। क्या है रासायनिक बंधन? अब देखिए, बिना बंधन का दुनिया में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सिर्फ मानव में ही बंधन नहीं होता है, इंसानों के बीच ही बंधन नहीं होता है। और जो विज्ञान है, जितना भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हर एक सब्जेक्ट का अपना एक बंधन है। उस बंधन में रह के हम लोग सब्जेक्ट को पढ़ने का काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में भी जितने सारे, जैसे हम जो यूज का है, हम जो पानी पीते हैं तो उसमें क्या है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये दो परमाणु है ना उसमें। जब दो परमाणु उसमें मिला, हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु जब मिला, तब ना पानी का निर्माण हुआ। तो क्या हुआ? वो एक बंधन में बंधा ना। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक बंधन में नहीं बंधता तो क्या पानी का निर्माण हो पाता? नहीं हो पाता। अगर जहां पे हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, वहां पर हाइड्रोजन का 1 परमाणु कर दीजिए और ऑक्सीजन का 2 परमाणु कर दीजिए, तो क्या जल का निर्माण होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका बंधन सही नहीं है। बंधन सही नहीं है। जब तक बंधन सही नहीं होगा तब तक अच्छा प्रतिफल नहीं आएगा। क्लियर। तो बंधन का होना बहुत ही जरूरी है हमारे दैनिक जीवन में भी और हमारे विषय वस्तु में भी। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है? रासायनिक बंधन। अभी आपको बताया उदाहरण कि पानी का जो बंधन है वो किससे किसके बीच है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच है। तो वैसे ही हमारा क्या है? किसी अणु या यौगिक में परमाणु के बीच बंधने वाला आकर्षण बल जो उन्हें एक साथ बांध कर रखता है। अब जो जल बना है, या सपोज दैट जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें नमक का इस्तेमाल करते हैं, और याद कीजिए अपने पिछले क्लास को जहां पे आपको हम बताए थे कि नमक का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl होता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। तो ये सोडियम क्लोराइड है, एक दूसरे से बंधा है। सोडियम अलग था, क्लोरीन अलग था, दोनों का आपस में मिला है, दोनों के बीच अभिक्रिया हुआ और उस अभिक्रिया के सहारे वह एक बंधन में बंध गया। अब उससे अलग नहीं हो सकता है। अब वह उससे अलग बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्लियर। जब आप बंधन में बंध जाते हैं तो क्या अलग होते हैं? नहीं हो पाए। चाह के भी आप अलग नहीं हो सकते हैं। उस बंधन को आपको निभाना पड़ेगा। ये आपकी नैतिकता जिम्मेदारी है। क्लियर। तो जैसे ही जल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बंधन जैसे ही बंधा तो क्या बना? पानी बना। और जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ा हुआ है, जिस बल से जुड़ा हुआ है, जिस बंधन से जुड़ा हुआ है, जिस आकर्षण से वह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक बंधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रासायनिक बंधन बोलते हैं। गाना भी आप लोग सुने होइएगा, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। क्लियर। तो जब तक बंधन बंधा है तब तक आपका प्रतिफल है। बंधन नहीं बना है, बंधन टूट गया तो आपका प्रतिफल खत्म। प्रतिफल खत्म। तो एक बॉन्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री में। क्या कह रहा है? किसी अणु या यौगिक, कोई अणु तभी अणु है जब वह बंधन में है। जब वह बंधन में है तभी अणु है और यौगिक यौगिक है। क्लियर। जब वह बंधन में है तभी वह अणु है और यौगिक यौगिक है। अगर बंधन नहीं होगा तो अणु नहीं रहेगा, यौगिक यौगिक नहीं रहेगा। में परमाणु के बीच बंधने वाला आकर्षण, इसी आकर्षण से वो एक दूसरे चिपका हुआ रहता है। जैसे सोडियम क्लोराइड के साथ, क्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ इसे चिपका हुआ है ना। तो किसके तहत चिपका हुआ है? बंधन के तहत चिपका हुआ है। बंधन के तहत चिपका हुआ है, बॉन्डिंग के तहत चिपका हुआ है। एक आकर्षण बल के थ्रू वह बंधा हुआ है। हाँ, उन्हें एक साथ बांध कर रखता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक बंधन कहते हैं या केमिकल बॉन्ड कहते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका रहा ये। टॉपिक को समझिए। उम्मीद करते हैं इस टॉपिक को आप समझ चुके होइएगा, जितना अच्छे तरीके से आपको हम बताए हैं तोड़ तोड़ के। क्या है? रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग। वही जो हम लोग पढ़े हैं H2O, NaCl, ये आपस में ये एक बंधन के साथ जुड़ा हुआ है। NaCl हो गया, H2O हो गया। हाँ, ये सब एक बंधन के साथ, एक बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से घिरा हुआ है। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर। अब कह रहा किसी अणु या यौगिक
में परमाणु को एक साथ बांध कर रखने वाला बल रासायनिक बंधन कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है विद्युत संयोजक बंध, एक होता है विद्युत संयोजक बंध का दूसरा नाम क्या है, आयनिक बंधन। क्या नाम है, आयनिक बंधन। और दूसरा है सहसंयोजक बंधन। ये बंधन दो प्रकार के होता है, विद्युत संयोजक बंधन और या आयनिक बंधन, दूसरा सहसंयोजक बंधन। इस चीज को याद रखिएगा। पहला है आपका विद्युत गौर से देखिए, क्या है आपका पहला, विद्युत संयोजक बंधन यानी कि आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बताइए, अब आयनिक बॉन्ड क्या है। रासायनिक बंधन को दो भाग में बांटा गया, एक है विद्युत संयोजक बंध और उसी का दूसरा नाम क्या है, आयनिक बॉन्ड। इसी का दूसरा नाम क्या है, आयनिक बंधन। आयनिक बंधन, क्लियर। दूसरा नाम क्या है, आयनिक बंधन। कह रहा है जब दो परमाणुओं के बीच एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, जब दो परमाणुओं के बीच एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो बनने वाला बंध आयनिक बंध क्या कहलाता है, आयनिक, मिस्टेक है, आयनिक बंधन कहलाता है। उदाहरण सोडियम क्लोराइड, अभी आपको हम एग्जांपल दिए थे सोडियम क्लोराइड का। ये रहा, ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो क्लोरीन के बीच 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, तो यह एक बॉन्डिंग इसके बीच बन गया। इसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं या विद्युत संयोजक बंधन बोलते हैं। यही आपका यहाँ पे है। सोडियम क्लोराइड का निर्माण, हाँ सोडियम ऑक्साइड का निर्माण, यह बंधन सामान्यतः एक धातु और एक अधातु के बीच होता है। जो आयनिक बॉन्ड होता है वह एक धातु और अधातु के बीच होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन का दान होता है, जो अभी आपको हम बताए हैं कि सोडियम के पास जो है 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन उसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, इसके बीच जो है बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है। यही क्या कहलाता है, विद्युत संयोजक बंधन बोलता है या आयनिक बंधन भी इसको बोलते हैं। ये जो साझा किया है 1 इलेक्ट्रॉन का, इसे हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर। और याद रखिएगा आयनिक बॉन्ड में हमेशा एक धातु होगा और एक अधातु होगा। क्लियर, एक धातु होगा और एक अधातु होगा। उसके बाद है सहसंयोजक बंधन। जब दो परमाणु इलेक्ट्रॉनों को साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं तो उनके बीच बनने वाला बंधन सहसंयोजक बंधन कहलाता है। एग्जाम्पल O2, जैसे ऑक्सीजन। गौर से देखिए, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है कितना, 8। कितना होता है, 8। इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 और 6। अब O2 के बीच O2 का जो निर्माण हुआ है तो देखिए तो क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा। क्लियर, 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, एक ऑक्सीजन इधर होगा और एक ऑक्सीजन इधर होगा। इधर भी क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन है, हाँ। अब देखिए 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन इधर भी हुआ, 2 2 4 6 इलेक्ट्रॉन इधर भी हुआ। अब देखिए गौर से, ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो क्या 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी क्या हो गया, पूरा हो गया। दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन दे दिया इसको और 2 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन दे दिया उसको, मतलब दोनों साझा कर लिया। दोनों क्या कर लिया, साझा कर लिया। तो यहां पर जो निर्माण होगा वो क्या होगा, यहां पे जो निर्माण हुआ है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच कौन सा बॉन्ड होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा।
संयोजक बंधन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास वायतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन था। कितना इलेक्ट्रॉन था? मात्र 6 इलेक्ट्रॉन था। तो 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से ले लिया और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से ले लिया और फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे दिया। दोनों जो है अपना शेयर करके, अपना साझा करके, एक दूसरे को दे करके अपना काम चलाने का काम यहाँ पे किया है। इसलिए इसके बीच जो बंधन बनेगा वो कौन सा बनेगा? पार्टनरशिपी का बनेगा। कौन सा बनेगा? पार्टनरशिपी का बनेगा। क्लियर? इसके बीच जो 2 ऑक्सीजन परमाणु के बीच यहाँ जो बंधन तैयार होगा, वो जो बंधन होगा वो कौन सा बंधन होगा? तो सहसंयोजक बंधन होगा, यानी कि पार्टनरशिपी का बॉन्ड होगा। किसका बॉन्ड होगा? पार्टनरशिपी का बॉन्ड होगा, क्योंकि एक ने दूसरे को दिया और दूसरे ने उसको दिया। क्लियर? दोनों जो है मिलजुल के अपना काम चला लिया। जैसे देखते होइएगा, 2 दोस्त रहता है, अगर 2 दोस्त के अगर एक दोस्त उसमें गरीब होता है और एक दोस्त साथ साथ ज्यादा अमीर लेकिन फिर भी मीडियम होता है, तो एक दोस्त के पास कपड़ा अगर नहीं होता है तो एक दोस्त दूसरा दोस्त का कपड़ा पहन लेता है। और कभी कभी ऐसा तो नहीं है जो अमीर है उसका साथ सब कुछ उसके पास ही होगा। हो सकता है कभी जो गरीब वाले दोस्त के पास तो वो अमीर वाले के पास ना हो, अमीर वाले के पास हो गरीब वाले के पास नहीं हो, तो दोनों वहां पे अपना सामान को शेयर करते हैं। जैसे गांव में ही आप देखते होइएगा, कुछ सामान आपके पास होते हैं तो दूसरा लोग लेने आते हैं, और कुछ सामान आपके पास नहीं होता है, जो आपसे लेने आता है आप उसके पास जाते हैं कि हम आपको ये सामान दिए थे, आपके पास वो सामान है वो हमको दीजिए। तो यहाँ पर क्या काम दोनों का हो रहा है, लेकिन जो सामान आपका नहीं है उससे भी फिर भी आपका काम हो रहा है, जो सामान उसका नहीं उसका भी काम हो रहा है। मतलब क्या कर रहे हैं? चीजों को साझा कर रहे हैं, चीजों को साझा कर रहे हैं। हमें जरूरत है तो आप दीजिए, आपको जरूरत है तो हम देंगे। यही शेयरिंग होता है, यही जो शेयरिंग बॉन्ड है, साझा जो होता है, पार्टनरशिप जो होता है, यही साइंस की भाषा में यानी केमिस्ट्री की दुनिया में इसे हम क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर? उसी प्रकार यहां नाइट्रोजन का भी होगा। किसका होगा? नाइट्रोजन का। गौर से देखिए, नाइट्रोजन क्या होता है? 5 होता है, सॉरी नाइट्रोजन का 7 होता है। क्लियर? तो क्या होगा इसका? 2 5। अब इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये रहा आपका नाइट्रोजन। अब इधर भी नाइट्रोजन बनेगा। अब देखिए ये क्या करेगा? तो 3 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। अब देखिए 3 2 5 3 8, इसका भी काम पूरा हो गया। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। अब देखिए इसका भी काम पूरा हो गया, इसका भी काम पूरा हो गया। यह भी नाइट्रोजन यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिया। अगर आप नाइट्रोजन को देखते हैं तो देखिए 2 3 5 अपान 3 8, इसका भी 8 पूरा हो गया। इसका देखिए 2 3 5 3 8, इसका भी 8 पूरा हो गया। इस प्रकार नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच जो है क्या हुआ? बॉन्ड बन गया। इसी बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ये एक जो लाइन देख रहे हैं, इस एक लाइन में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर किसी के बीच अगर ऐसा है Na है, यहाँ पर Cl है, मतलब यहाँ पर एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, और यहाँ पर नाइट्रोजन है और फिर नाइट्रोजन है, तो 3 गो बॉन्ड, इसका मतलब 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन, 3 जोड़ा है ना यहाँ पे, ये हुआ 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और 3 जोड़ा। 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है? यहाँ पे साझेदारी हुआ है, पार्टनरशिप ही हुआ है। यहाँ पर आप गौर से देखिएगा तो कितना इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है? 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है? साझेदारी हुआ है, पार्टनरशिपी हुआ है। इसी पार्टनरशिपी के आधार पर एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया और क्या बनाया? N2 बनाया। क्या बनाया? N2 बनाया। वैसे ही क्या बना था? O2 बना था। क्या बना था? O2 बना था। तो अगर आप गौर से देखिएगा तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है और जो ऑक्सीजन है, यह N2 और O2 है, तो एक बॉन्ड के तहत है। ये बॉन्ड कौन है आपका? यही जो दिख रहा है आपको फिगर में, यही फिगर में ये बॉन्ड बना है और इसी बॉन्ड से ये जुड़ा हुआ है, घिरा हुआ है, आकर्षण में है, इससे अलग नहीं हो सकता है, इससे जुदा नहीं हो सकता है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं। इसके पास पूरा न होते हुए भी यह अपना पूरा कर लिया और अपने आप, और जो ऑक्टेट का नियम है, जो अष्टक का सिद्धांत है, उसका भी पालन किया और अपना काम भी निकाल लिया। यह दूसरे को, जिसको एक
समय पे दूसरों को मदद दिया और एक समय जब इसको पड़ा दूसरा भी इसको मदद दिया, तो इस प्रकार साझा हुआ, तो ये क्या हुआ, साझेदारी का बंधन हुआ, यानी कि पार्टनरशिप का बॉन्ड हुआ। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं आज का जो अभी तक आपको बताए हैं आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन, यह आपका क्लियर हो गया होगा। याद रखिएगा एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। 2 बॉन्ड 4 पेयर इलेक्ट्रॉन। क्लियर। 3 बॉन्ड मतलब 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन। अब आपके क्या है, सहसंयोजक बंधन के प्रकार है, एकल सहसंयोजक बंधन, द्विसहसंयोजक बंधन, त्रिसहसंयोजक बंधन। ये क्या है, टाइप है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ये आयनिक बॉन्ड पढ़े थे वो अलग है, अब ये जो सहसंयोजक बंधन पढ़े थे उसका ये टाइप है। हाँ, एकल सहसंयोजक, सॉरी, हम लोग बंधन रासायनिक बंधन का 2 प्रकार पढ़े थे। हाँ, आयनिक बंधन, और आयनिक बंधन का दूसरा नाम क्या है, वैद्युत संयोजक बंधन। ठीक है, उसी प्रकार यह सहसंयोजक बंधन के प्रकार है। आयनिक बंधन का प्रकार नहीं है, सहसंयोजक बंधन का प्रकार है। क्या है, एकल सहसंयोजक। अगर एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझा होगा उसे क्या बोलेंगे, एकल सहसंयोजक बंधन बोलेंगे। क्लियर। एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का अगर साझा होगा तो क्या बोलेंगे, एकल सहसंयोजक बंधन। द्विसहसंयोजक बंधन मतलब 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन, जैसे O2 के बीच अभी हम लोग देखने का काम किए हैं, O2 के बीच 2 बॉन्ड बनेगा, इसका मतलब क्या हुआ, यह 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट हुआ है। क्लियर। ये हुआ O2, तो ये कौन सा बंधन होगा, द्विसहसंयोजक बंधन होगा। त्रिसहसंयोजक बंधन अभी पढ़े हम लोग, क्या N2 पढ़े हैं ना, N2 के बीच क्या हुआ था, 3 गो बॉन्ड बना था, 3 गो बॉन्ड बना था। इस सब पे क्या था, इलेक्ट्रॉन, इससे भी इलेक्ट्रॉन, इससे भी इलेक्ट्रॉन, इससे भी इलेक्ट्रॉन, इससे भी, सब पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन था ना। तो ये 3 त्रिसहसंयोजक बंधन हुआ हमारा। क्लियर। ये था सहसंयोजक बंधन का प्रकार। तो आज के क्लास में यहीं तक, फिर हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। तो अभी तक जितना भी आप पढ़े हैं, जितना भी वीडियो देखे हैं, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का हो, मैथ का हो, हिंदी का हो, या इवन कोई भी मैट्रिक का सिलेबस का वीडियो हो, वो तमाम वीडियो आपको मिलेगा कहाँ, टीच एक्स्ट्रा एकेडमी प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, उसके लिए आपको करना क्या होगा, तो प्ले स्टोर से इस ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, उस जहां पे आपको कंप्लीट बैच को पैकअप मिल जाएगा, जहां पे आपको जितना भी चीज आप पढ़े हैं अभी तक देखे हैं उसका एक अच्छा सरल भाषा में PDF नोट्स वहां मिल जाएगा आपको। उसके लिए प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिएगा। क्लियर। जहाँ पे हर एक मटेरियल्स आपको अवेलेबल है। अगर आपको डाउट हो कि हाँ हम ये ऐप इंस्टॉल करने से पहले देखें कि क्या पढ़ाई होता है, पढ़ाने का क्या तरीका है, तो आप यूट्यूब पे जाके भी देख सकते हैं सारे वीडियो को, वहां पे सारा वीडियो अवेलेबल है। उसके बाद जो है आपको जैसे ही ऐप इंस्टॉल कीजिएगा तो बाई नाउ का ऑप्शन आएगा, वहां पर जैसे ही 50 टाइप कीजिएगा तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। क्लियर। तो फिर चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट सेशन में, नई जोश नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।